ऑन कर दिया ना, ठीक है। ध्यान रखना उसमें कभी बंद हो जाए बीच में ना तो मुझे बताना, क्योंकि एक तो इसकी ग्रीन लाइट वो अब फ्लिकर नहीं कर रही होगी मेरे ख्याल से, कांस्टेंट हो गई होगी। यस सर। और यहाँ पे देखिए जो मेरा वाला लगा हुआ है वो भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि पेयरिंग हो गई है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वायर वाले माइक लगाने से यहाँ दर्द होने लगता है मेरे। चल अब पिछली क्लास को जो तूने मिस किया हुआ उसमें मैंने ना इंटीग्रेशन करवाया था थोड़ा सा, और मैंने इसलिए उसको डाउनलोड कर दिया था कि तुम देख लेते, उसको एक बार अपलोड कर दिया था, देख लेते एक बार। और प्रोबेबिलिटी अभी चलेगा, जस्ट वेटिंग, वो सारे आ जाते। प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था कंसेप्ट्स, जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेट करके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कराए थे। तो था ना वाला क्लास में? यस सर। वाले क्लास में था। पिछली क्लास में मैंने एक तो उसके डाउट्स लिए थे और उसको इंटीग्रेशन के साथ में थोड़ा सा उसको करवाया था। तो जब तक बाकी लोग आते हैं, क्योंकि वो आएंगे तो अभी और कुछ डाउट्स तो खास होगा नहीं, वो सीधा एक टॉपिक को ही हम लोग आज कैरी ऑन करेंगे। एक तो प्रोबेबिलिटी को आगे ले जाना है, 12वीं क्लास के अंदर में जो प्रोबेबिलिटी पढ़े थे उसके अंदर जाना है। तब तक जब तक वो आते नहीं है, इंटीग्रेशन का मुझे पता किया है +2 में ना इंटीग्रेशन, क्या क्या पता है बता। जैसे कल मैंने उसको भी यही चीज़ पूछी थी, बट उसका तो मैथ नहीं है वैसा, उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा हुआ है। तो तूने क्या क्या किया हुआ इंटीग्रेशन में? सारे फॉर्मूलाज याद हैं? सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल, बाय पार्ट्स। हाँ, सब्स्टिट्यूशन के बारे में है, आइडिया है। हाँ सर। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करवाता हूँ पहले, जब तक वो नहीं आ रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है e⁻x × 1 + x, और नीचे में है cos² x e⁻x। इसको कैसे करेगा? सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, अभी मैंने उसको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही बताया हुआ है। x को t लेंगे। हाँ, x को t ले लेंगे। अगर x को t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो है ये ऊपर वाला है पूरा का पूरा, वैसे भी चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से, x × e⁻x + e⁻x × 1 dx = dt। अब इन दोनों में से e⁻x कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर में है वो आ गया तुम्हारा dt बन के, तो ये बन गया dt/cos² t। अब बताओ यहाँ से आगे क्या करोगे? sec² t लेंगे। ये sec² t हो गया। अब sec² t किसका इंटीग्रेशन होता है? tan t का। तो t लिखने के बाद यहाँ पे जो हमने t की वैल्यू ली हुई थी x e⁻x ये लिख देंगे प्लस, ठीक है। तो कल जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे बस उसको एक बार रिकैप करवा देता हूँ, प्लस ये फॉर्मूलाज तो याद होने चाहिए, खासकर tan x, cot x, sec x और cosec x। और इन सब के दो फॉर्मूलाज होते हैं, तो दोनों ही हमारे यूज के हैं। बताओ कितने याद हैं इसमें से? सबके दो फॉर्मूलाज होते हैं, और इन सबको निकालते समय हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। बताओ tan x का तो होगा log sec x + c। एक तो हो गया पॉजिटिव में अगर ले रहे हो तो log मॉडुलस में sec x + c। अब इसी में एक माइनस लगा दोगे तो ये बन जाएगा -log मॉडुलस में cos x + c। अब cot x का log sin x + c। हाँ, ये पॉजिटिव रहेगा log sin x + c, लेकिन अगर माइनस का साइन लगा दोगे तो ये बन जाएगा log sin x का जो रेसिप्रोकल होता है cosec x + c। उसके बाद sec x के लिए चलो वो आ रहा, उसको पूछूंगा, बताओ इंटीग्रेशन sec x का। अच्छा तो ये से आना सर मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है। अबे कल भेजा था वीडियो, वही देख लेता। sec x tan x होता नहीं sec x tan x क्या होता है? sec x tan x उसका डेरिवेटिव होता है sec x का। अच्छा ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो याद कर लेना, वैसे तो मैंने कल के क्लास में डेरिवेशन भी बताया था उसका, तो वीडियो देखते नहीं, अगर वीडियो देख के आ जाओगे ना तो कम से कम ये फॉर्मूलास याद हो जाएंगे। log sec x + tan x, और इसका एक और बन जाएगा log tan का π/4 + x/2 मॉडुलस में प्लस। cosec x का गेस कर सकते हैं sec x को देख के कि अगर sec x का log sec x + tan x है तो ये हो जाएगा log cosec x - cot x, क्योंकि c से स्टार्ट होने वाले जितने होते हैं उसमें कहीं ना कहीं माइनस साइन तो आएगा ही। तो cosec x, और इसका दूसरा आंसर इसको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा tan का x/2 प्लस। तो ये याद होने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर में ये सब फॉर्मूलाज जो है ये अच्छे खासे यूज होंगे। अच्छा मैंने इंटीग्रेशन किया नहीं मतलब क्या कुछ भी नहीं आता इंटीग्रेशन का? कुछ तो पता होगा, मतलब तुझे मान ले ऐसा क्वेश्चन एक दे दिया किसी ने, sin³ x × cos x, कैसे करेगा तू बताओ?
क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वो इंटीग्रेशन को पूरा करेंगे। मैं तो उस पर ये मान के चल रहा हूँ कि जो तुमको मालूम है उसके हिसाब से उसको करवाऊंगा। इसको कैसे करोगे? ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स को टी लेते। अच्छा, साइन एक्स को टी ले लें, चलो करके देख लेते। तो बोला मैं ले लेता हूँ। अगर मैं साइन एक्स को टी लेता हूँ तो पहले तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, सो दैट वी शुड गेट द अदर हाफ ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा cos x। यहाँ पे dt बाई डी एक्स लिखोगे, ये dx यहाँ भेज दोगे तो तुम्हारा आ तो गया ऑलमोस्ट, ये वाला पार्ट तो आ ही गया। अब जिसको तुमने t लिया था उसके ऊपर क्यूब है तो ये t क्यूब हो गया और cos x dx तुम्हारा dt है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है t क्यूब क्यों? हाँ, t की पावर में 4 अपॉन में 4, तो t की जगह sin x पुट करेंगे तो आंसर हो गया sin के पावर में 4x 1/4 प्लस। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, जो तुमने डेरिवेटिव में फॉर्मूलाज याद किए हैं उसको उल्टा कर दो यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा तो करके जाएगा, ऐसे थोड़ी पूरा छोड़ के जाएगा इसको। जैसे मान ले हम लोग sin x का डेरिवेटिव पढ़ते हैं, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है ना। तो इसका मतलब है कि एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन में cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c। अच्छा, प्लस c लिखते हैं, ये बात मालूम है? यस सर। हाँ, तुमने ये फिजिक्स में भी तो यूज किया होगा। फिजिक्स में जो लॉ ऑफ मोशन हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पे यूज नहीं होता है, ऐसे करके लिखा होता है यस सर। T1 T2, यहाँ पे S होता है, V होता है, तो फिर वो तो यूज किए ही हो इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आता है? इन सब फॉर्मूलाज में से कुछ फॉर्मूलाज तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे। अब जैसे मैं पूछूंगा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है तो तुम बोलोगे सर माइनस sin x। तो इसका मतलब है कि sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस cos x प्लस। तो इस तरह से याद करते हुए जाना है। कुछ फॉर्मूलाज तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन जो फॉर्मूलाज कवर नहीं हो रहे हैं उसमें से ये हो गए 4, tan x cot x sec x cosec x। इनको करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछली क्लास में मैंने इसी के बारे में बात की थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन इसमें से पकड़ लो, जैसे ये फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, अभी तो वो क्वेश्चन मैंने दिखाया तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ है। जैसे मान लो ये फॉर्मूला को ही पकड़ लेते हैं, tan x ही कैसे बन गया। तो tan x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले tan x को लिखना पड़ेगा, नहीं हाँ, sin y cos। अब जैसे उसने बोला कि इसको t ले लेना है, उसको t ले लेना है, तो किसको t लोगे बताओ? इसमें किसको t लोगे तो बाकी क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा। देखो तुम्हारे पास दो ही चीजें हैं क्वेश्चन के अंदर, या तो sin x है या फिर cos x। सोचो उसके हिसाब से सोचो, जहाँ पे ये जैसे इसमें किया हुआ उस हिसाब से ये बताएगा। sin x इसमें किसको t लेना चाहिए मुझे? उसको छोड़ दो। sin x इसमें sin x को t लेगा। अगर साइन मान ले तुमने गलती से sin x को t ले लिया तो क्या होगा? देखो sin x को t लेने के बाद इसको डेरिवेटिव करना होता है, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। इधर लिखोगे dt बाई dx, dx यहाँ आ जाएगा, तो cos x के साथ तो dx है ही नहीं, dx से ऊपर। इसका मतलब है कि तुमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया है ये गलत है। तुम्हें सब्स्टिट्यूशन क्या लेना चाहिए था कि यू शुड टेक cos x इज इक्वल्स टू t। अब cos x को t लेने पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? माइनस sin x। माइनस sin x लिख दिया, साथ में dx लिख दिया। अब जरा देखो ध्यान से, हमारी रिक्वायरमेंट है sin x dx की, तो sin x dx की वैल्यू तो मैं फिर भी निकाल सकता हूँ, माइनस को यहाँ भेज देता हूँ। तो ऊपर आ गया माइनस dt, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अपॉन में t। अच्छा, अब log x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो अगर 1/x का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो वो फिर बन जाता है log x। तो अगर यहाँ पे 1/t आ गया, जैसे dt बाई टी है मतलब 1/t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t। और log t t के जगह में cos x डाल। ये फॉर्मूला वहां से। और थोड़ा सा इंटीग्रेशन अगर नहीं करोगे तो फिर ये छोड़ने वाला ही टॉपिक हो जाएगा कि तुमको करना तो है। +2 वाला इंटीग्रेशन अगर तुमने नहीं किया है तो फिर बहुत मुश्किल है लास्ट 10 डेज में तुम इसको समेट सको, ऐसा नहीं होगा। हाँ भाई, तुमने तो किया हुआ है ना? नहीं क्या इंटीग्रेशन चल रहा है? मेरे साथ ही किया हुआ था इंटीग्रेशन, कैसी बातें कर रहा है? अच्छा, वो छोटे फ्रेंड्स का है, और तो कितना दिन से क्या कर रहा था तुम लोग? क्या बताते भी नहीं हो, क्या है मतलब समझ में ही नहीं आया। अच्छे खासे गए थे तुम लोग, रातों रात बीमार कैसे हो जाते ये नहीं समझ में आया। बीमारी का ना सिम्टम होता है, धीरे धीरे आता है वो। मौसम चेंज हो रहा है ना, पंखा चला के बाकी दोनों का बीमारी चले रहे हैं। दूसरा तो घर गया था ना? हाँ, तो कल आया वो बारिश में, हाँ, हो गया उसका भी। तो घर में बैठे अब तो कैसे करोगे फिर? मतलब लास्ट का 20 डेज रह गया ना, यहाँ से तो काउंटिंग 20 डेज की है, फिर कैसे करेंगे? तो कोर्स तो आधा में ही रुक गया उनका। नहीं सर, कर रहे हैं वो ऑनलाइन, अभी तो गेट गेट छोड़ो, मैथ्स
मैथ का तो हो क्या हो रखा है? उनका नहीं, तो वो दोनों दोनों कर रहे थे, अच्छा खासा चल रहा था, ठीक था, उनका कैलकुलस वाला पार्ट था वहाँ पे, रॉयल्टी सब करते, तो बैठ गए बिल्कुल। नहीं सुनाएंगे। कब आएंगे? ठीक होते हैं कल से। कल तो वैसे भी संडे है, बैठ। चल ठीक है, नहीं हो तेरा हो गया सारा घर का? मिठाई कहाँ? तो मिठाई लेके आना चाहिए था ना, फिर क्या बोला था, कर लिया ना अगली क्लास में जाना। ठीक है, चलो तो तुम लोग को पहले तो मैं थोड़ा सा वो प्रोबेबिलिटी जो बीच में छूटा हुआ है उसको ही कंटिन्यू करवाऊंगा पहले, फिर उसके बाद लाऊंगा इसमें इंटीग्रेशन। तो प्रोबेबिलिटी में हमने पिछले क्लास में, तुमने देखा था वो क्लास जो मैंने डाला था, या उसको देख ही नहीं रहा बिल्कुल? तुमने देखा था ना, तूने किया हुआ है, हाँ वो तुम लोग के लिए डाला था बे, कार्तिक ने भी नहीं देखा हुआ, फिर कर क्या रहा हूँ, फिर उसको शेयर भी क्यों कर रहा हूँ मैं, बना ही क्यों रहा हूँ? बना इसलिए रहा था कि तुम लोग देख सको, तुम आ नहीं रहते बीच में 2-3 दिन, तभी ना, नहीं तो मैंने शुरू से कहाँ क्लास किया हुआ है, लाइव तो नहीं किया हुआ है, करना होता तो पहले से ही कर देता, पर्पस ही तुम लोग को दिखाने के लिए था। आज भी देखो 4 ही आया, उसका तो बर्थडे है वैभव, तो उसने कल ही बोल दिया था कि वो नहीं आएगा करके, प्रिपेयर था कि वो नहीं आएगा, बट ये जो अभी लास्ट में इसका मैसेज आया, क्या नाम है उसका, हाँ वो तो बिल्कुल ही मतलब पता नहीं क्या हो जाता है उसको बीच में, वो कभी ठीक चलता है उसका ग्राफ, एक तरीके से चल रहा होता है, फिर अचानक गड़बड़ कर देता है। ठीक है, चलो तो तुम लोग का पिछले क्लास में जब विभा आया था तो वो अकेला ही था, तो मैंने उसको थोड़ा पढ़ाया था पहले, इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ाया था, उसके डाउट्स लिए थे। तुम लोग के प्रोबेबिलिटी के डाउट्स हो गए जो पहला पेपर दिए थे तुम दिए थे ना वाला प्रोबेबिलिटी, हाँ 2 ही मैंने कल उसका एक लिया था पेपर, वो मैंने उसका आंसर नहीं डाला ग्रुप में, तो बोला वो तुम लोग भी दोगे वो पेपर, तो इसलिए मैंने उसको रोक लिया, उस पेपर का आंसर नहीं डाला है। लेकिन जो पहला पेपर लिया था जिसमें वो फिगर विगर बना हुआ था, डायग्राम, खाली ओनली प्रोबेबिलिटी का, हाँ 30 क्वेश्चंस जो थे, हम्म तुम थे उस क्लास में? नहीं तुम भी online नहीं डाला पीडीएफ ना भेजी आपने। थी आपने? नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, तेरे थर्सडे और फ्राइडे मिसिंग था ना, तुमने दिया था, यस तुम भी नहीं थे, सर। तुमने उस पेपर को किया कि नहीं किया? यस सर। किया था। किया था? तो सुबह बुक्स लेके आई हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो पेपर खत्म करना है ना, क्योंकि तूने किया हुआ है, देखियो टू डू दैट, तुमने उन लोगों का भी प्रोबेबिलिटी पहले कर चुके हो, तो यू शुड बी गिविंग दैट। उसमें अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब डिस्कशन करते समय पता चल रहा था कि गुड क्वेश्चंस थे वो, तो उसके तो कम ही आए थे थोड़े। आदित्य ने दिया था वो पेपर, तो उसके क्वेश्चंस का मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें 7-8-10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, डाउट्स वही आएंगे डाउट्स, और एक मैंने आज लेना है, और कल तुम लोग का बहुत दिन से वो नहीं हुआ ना, मिक्स्ड वाला पेपर भी है, उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी के थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा कर देने हैं। हाँ कल का पेपर डे है वैसे भी, तो वो उनको बोल देना आने के लिए कल किसी भी हाल में, मतलब अभी अब लास्ट का आ गया, तो अभी तो मॉक्स का टाइम आ गया तुम लोग का, मॉक्स में अप्रैल में ही लूँगा, थोड़ा कोर्स को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। अलजेब्रा और डेरिवेटिव्स दोनों? नहीं वो मिक्स्ड होगा, और उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होंगे, कि प्रोबेबिलिटी हम लोग का रनिंग टॉपिक में है, इससे रहेगा अलजेब्रा। तो ऐसा समझ लेना, उसमें ट्रिगो भी है, कोऑर्डिनेट भी है, सब कुछ है उसके अंदर, तो ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा जैसे हम लोग डेली पेपर दे रहे थे ना, वही पेपर में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, मतलब 40 होंगे वैसे, और प्रोबेबिलिटी के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस डाल दूंगा। प्रोबेबिलिटी में तुम लोगों ने 11 तक का कर लिया था हमने यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी वाला पार्ट वाला जो है, और उसी के बेस पे क्वेश्चंस हम लोग और थोड़े से कर लिए थे, और आज पेपर दूंगा तो उसमें भी होंगे। अब आ जाओ सीधा 12वीं में। 12वीं में जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले है, बताओ इसके बारे में क्या मालूम है? जो लोग भी जस्ट +2 दिए उनको ज़्यादा मालूम होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुम्हारे एक्सरसाइज का पहला, मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पहला एक्सरसाइज, जहाँ पे ये यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे तुम्हारे पेपर में, मतलब बोलो है मालूम इसके बारे में? हाँ प्रोबेबिलिटी विद कंडीशन P डॉट A, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाय में P। नहीं भाई, तो मिक्स कर दिया दो चीजों को, पहले तो इसका फॉर्मूला ही बताओ ना। इसका फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B अपॉन P, और इसको ये लिखा क्यों है, इसके आगे एक लाइन है, यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज इस तरह से होगा कि यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट इवेंट B हैज ऑलरेडी occurred और टेकन प्लेस। गिवन दैट, तो गिवन दैट के बाद जो इवेंट होगा वो हमेशा डंडे के नीचे आ जाएगा। गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड ऑब्लिक टेकन प्लेस। तो जब ये स्टेटमेंट है तो समझ जाओ कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इस डंडे के ऊपर आएगा, बदले में गिवन दैट के बाद जो इवेंट हो चुका है वो इसके नीचे आएगा, और उसका फॉर्मूला होता है P इंटरसेक्शन B अपॉन P।
ये फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, इसको एक जगह पे लिख लो, क्योंकि इसी के ऊपर में पहले हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे। मतलब तुमको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसमें डिसाइड करना है कि कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कौन सा वाला हो चुका है, उसी के ऊपर पहले क्वेश्चंस करेंगे। तो तुम्हारे आ चुके हैं, जो आ सकते हैं वैसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, और इनको करते समय एक और चीज याद रखना जो हमने पहले पढ़ रखा है, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या बताया था इसके बारे में मैंने, तो याद होगा क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने पे क्या होता है? P A इंटरसेक्शन B मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो सोचो कि अगर क्वेश्चन में वो ये बोल दे कि A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यूजिंग दिस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P A by B, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। या अगर उसने P B by A भी बोल दिया तो भी आंसर क्या हो जाएगा? 0। और अगर तुमको वो कह दे कि इफ A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने के लिए तुम्हारा P A इंटरसेक्शन B जो होता है, देन P A इंटरसेक्शन B जो होता है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू P A into P। ये तुम बोल रहे थे, ये किसका कंडीशन है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। तो इस केस में अगर उसने बोला कि इफ A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन P A by B की वैल्यू क्या होगी, P B by A की वैल्यू क्या होगी? आप बताओ क्या होगा, दोनों का आंसर बता सकते हो? P A, क्योंकि पहले तो ऊपर में लिख दोगे P A into P B दोनों के लिए, और पहले वाले के लिए अपॉन में आएगा P B, इसके लिए आएगा अपॉन में P B, और इसके लिए अपॉन में आएगा P B। यहाँ से P A कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया खाली P B। यहाँ से P B कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया खाली P A। मतलब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो P A by B की वैल्यू हो गई P A, और अगर P B by A पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा P B। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। अच्छा, एक सेट थ्योरी से रिलेट कर लेते हैं। जैसे उसने बोल दिया इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, सबसेट याद है तुम लोगों को? सबसेट अगर बोलेगा तो बताओ सबसे पहले तो अगर A सबसेट ऑफ B है तो A इंटरसेक्शन B की क्या? A इंटरसेक्शन B इज A। तो इस केस में अगर हमें P A by B निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा? P A by B। और अगर इसी क्वेश्चन में वो तुमको बोल देगा कि P B by A निकालना है, देन 1, तब ये 1 हो जाएगा, क्योंकि P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू P है। अब यहाँ फिर से P A नीचे लिख रहे हो तो वो वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिखाए, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में बन सकता है। और इनको लेके तुम्हारा वो जो पिछले क्लास के कुछ फॉर्मूलाज भी मैंने लिखवाए थे, अगर वो याद होगा तो हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी देख सकते हैं। जैसे ये वाले फॉर्मूलाज लिखवाए थे ना मैंने, P A यूनियन B पूरे का डैश क्या होता है? ये P A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और P A इंटरसेक्शन B पूरे का होल डैश अगर है तो P A डैश यूनियन B डैश। और बताया था क्या एक P A इंटरसेक्शन B डैश, P A इंटरसेक्शन B डैश, इसका क्या फॉर्मूला बताया था? P A माइनस P A इंटरसेक्शन B। और इसी तरह से P B इंटरसेक्शन A डैश अगर लिखा है तो P B माइनस P A इंटरसेक्शन। तो ये सब फॉर्मूलाज भी, और एक अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला होता ही है, दैट इज P A यूनियन B प्लस P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P A प्लस। तो इसके अंदर से दो तरह के क्वेश्चंस निकलेंगे। पहला जिसमें इस तरह के फॉर्मूलाज का यूज करवा के वो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना देगा। दूसरा इसके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में बस तुमको ये देखना है कि कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बदले में कौन सा इवेंट हो चुका है, मतलब P A क्या है और P B क्या है। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं। इसके ऊपर लिखो कुछ क्वेश्चंस, इसे तो नोट डाउन कर ही लो, और अगर फॉर्मूलाज याद है तो वी कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर द क्वेश्चन। हाँ बंद कर दो, कुछ कर, ठंड लग रहा है तो फटाक से बंद कर दो, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। सुधा का मारो, बढ़िया बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं। चल
पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, हो गया लिखना? लिखो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है तुमको P नॉट A इज इक्वल्स टू 7/10, P नॉट B इज इक्वल्स टू 3/10 एंड P A by B इज इक्वल्स टू 3/14। तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में P B by A की वैल्यू। करो इसको, क्वेश्चन को ट्राई करो। कितना आ रहा है? 1/2। बाकी लोग ये कंफर्म करेंगे सब लोग। अब देखो जितने फॉर्मूला लिखे हो उन्हीं से सॉल्व होगा, और कुछ अलग से कुछ नहीं करना है इसके अंदर। जैसे सपोज करो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ से स्टार्ट करो। पी ए बाई बी का फॉर्मूला लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3/14। अब पी इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन पी बी की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कितना होगा पी बी बताओ? 7/10। तो अगले ही स्टेप में पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसको यहाँ भेज दो 3/14 इंटू 7/10। अब 7 इसको काट देगा 2 में, 3/20 आ गई वैल्यू पी इंटरसेक्शन बी की, जिसका यूज हमें यहाँ पे करना है। अब यहाँ लिखोगे पी इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। तो पी इंटरसेक्शन बी तुमने निकाल ही लिया है, तो 3/20। अब पी ए इसको माइनस कर लो 3/10। तो अब काटोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1/2 ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो, मैं 2-4 और करवा देता हूँ, बट इट ऑल डिपेंड्स कि तुम वहाँ पे किस तरह से इसको करोगे। तो फॉर्मूला मालूम है तो ये सारे क्वेश्चन तुम आराम से निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी ए इज इक्वल्स टू 1/2, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 2/3, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/6। अब तुमको बोला है फाइंड करने के लिए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, पी ए डैश इंटरसेक्शन। ओए, दोनों अलग अलग आंसर बोलता है। एक ने बोला 1/6, एक ने बोला 2/3। इसमें से एक ऑप्शन तो है, दूसरा ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, इसलिए पहले करो, क्यों गलत कर रहे हो, मतलब जस्ट मेक श्योर। ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया हुआ है ना तुम लोगों को, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ? पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ये फॉर्मूला लिख लो ताकि तुम्हें पता तो हो तुम्हें निकालना क्या है। इन दोनों में से हमें ये पता है, तो इसकी तो वैल्यू यही भी मिल गई हम लोगों को। अच्छा, दूसरा निकालना पड़ेगा, तो दूसरे के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए और पी बी। यहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे। इसको यहाँ भेज दो 2/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2 इज नथिंग बट योर पी बी वैल्यू। तुम चाहो तो ये वैल्यू यहाँ स्ट्रेट अवे लिख दो 2/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2, तो इससे ये दोनों तुम्हारे कैंसिल हो गए। और आंसर क्या बना देखो, एलसीएम में आ गया 6, ये भाग गया इधर, ये इधर भाग गया 4 माइनस 3 आ गया आंसर 1/6 इज द करेक्ट। कहाँ गलती की? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये लाइन पहले ही लिख दिया उसने, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल्स टू 1/3 एंड पी बी इज इक्वल्स टू 1/4। बदले में उसने पहले ही बता दिया है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और तुमसे पूछ रहा है फाइंड पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी वैल्यू निकालनी।
चलो इस बार तो सभी का आंसर आ गया है 5/12, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुमको सीधा सीधा क्या करना था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P A union B का P A यूनियन B का होल डैश। अब इसको लिख सकते हो 1 माइनस P A यूनियन B। अच्छा, P A यूनियन B निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना कंडीशन पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से A एंड B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो जाती है 0। तो सीधा क्या हो गया कि P A यूनियन B जब तुम फाइंड आउट करने जाओगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये 1/3 प्लस 1/4, लेकिन ये माइनस होगा तो 0। तो आंसर क्या आ गया 7/12। अब इस 7/12 को यहाँ लिख देते हैं, 1 माइनस 7/12 करेंगे, आंसर आ गया तुम्हारा 5/12। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसमें दे रखा है A इज अ सबसेट ऑफ B और साथ में PA की वैल्यू दे रखी है 0.2 और PB की वैल्यू दे रखी है 0.5। तुमको पूछा गया है PA बाई B और PB बाई A की वैल्यू क्या होगी, PA बाई B और PB बाई A की वैल्यू रेस्पेक्टिवली क्या क्या होगी। स्टार्टिंग में बोल दिया A इज अ सबसेट ऑफ B। वन बाई 10 and 1/10 एंड 1. नहीं ऑप्शन में ये तो 2/5 and 1. 2/5 एंड 1। अब चेक करो, सबसे पहले देखो इसका कंडीशन लगा ले, P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, PA, क्योंकि A इज सबसेट ऑफ, यही तो बताया था। तो जब इसका फॉर्मूला बनाने जाओगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें P A इंटरसेक्शन B की जगह खाली PA अपॉन PB, और PA तुम्हारा 0.2 है, PB तुम्हारा 0.5 है, तो आंसर हो जाएगा 2/5। अब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे तुमको फिर से लिखना पड़ेगा PA और नीचे तो PA ही रहेगा, आंसर क्या हो गया 2/5 एंड 1। आ गया समझ में। बस एक दो क्वेश्चन और करके इसके वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। कंडीशन दे रखा है इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शंस को आराम से देख लो, उसके बाद वर्कआउट करके बताना। सी, Two option. कौन सा, C. तुमने भी सी बोला था, कैसे, क्योंकि अगर ये B का सबसेट है तो P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो गई PA, और अगर ये PA हो गया तो जब ये वाले को सॉल्व करने जाओगे तो ऊपर आएगा PA अपॉन PA, जो कि बन जाएगा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सो दिस इज द राइट आंसर। बाकी सब तुम्हारे सही स्टेटमेंट, यही तुम्हारा एक गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब इसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। Two dice are thrown together. Two dice are thrown together. What is the probability? What is the probability that first die gives 6? First die gives 6. Given that sum of the numbers, given that the sum of the numbers on the two dice is 8. Sum of the numbers on the two dice is 8. अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डिसाइड कर लेना तुम्हारा PA क्या है, गिवन दैट के बाद वाला PB होता है, फिर उनका इंटरसेक्शन निकलेगा, फिर जाके PA बाई B का फॉर्मूला लगेगा।
इनमें से कोई भी स्टेप अगर स्किप होता है तो फिर वो आंसर गलत आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में होगा पक्का। 1/36 नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ अलग ही तरीके से कर लिया। इससे पहले तुमको ये तीनों चीजें एक एक करके लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही तुम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो, नहीं तो बार बार आंसर को गलत कर देगा वो। पहले बताओ इसमें पी ए क्या है तुम्हारा, पहला इवेंट कौन सा है? पहले फर्स्ट आउटकम फर्स्ट डाइस वुड गिव यू 6। कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? 1/6, 6/1, 6/2, 6/3। एक काम करो, इसको थोड़ा सा लिख लो ताकि तुम पहली बार कर रहे हो, अगर तो ये समझने के लिए इजी रहेगा। हाँ, बाद में बोलिंग मत लिखना। लिख दिया तो इसका हो गया 6/36, या तुम चाहो तो 1/6 भी लिख लो। 2/5। उसके बाद सेकंड गिवन दैट के बाद क्या लिखा? सम ऑफ द नंबर्स मस्ट बी 8, सम इज 8। अब इसमें क्या क्या आ सकता है तुम्हारा? विदाउट 2 6 2 6 6 2 5 3 3 5 और एक तुम्हारा 4 4। अब इसका सिर्फ देख रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। अब दोनों को मिक्स करो, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि इन दोनों में तुम्हें देखना है कि कौन सा दोनों में कौन सा वाला लोगे, 1/6 कौन सा वाला, कौन सा 2 6 2। क्योंकि जब तुम दोनों को मिक्स करोगे तो इसका मतलब यही बन रहा है कि पहले डाई के ऊपर 6 होना चाहिए और उनका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो दैट इज ओनली वन पॉसिबल केस, दैट इज 6/6 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36। तो अब इसको फॉर्मूला के अंदर नीचे पुट करोगे, 1/36 अपॉन 5/36, आंसर इज 1। क्या है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है find the probability that the sum of the numbers on the two dice is 4, given that the two numbers on two dice are different. Given that the two numbers on the two dice are different. इसमें भी सेम तरीके से पहले पी ए पी बी, उसके बाद ये इंटरसेक्शन, तब जाके पी ए बाई बी। So 2/3. कितना आ रहा है? 2/3. नहीं, क्वेश्चन आ रहा है। पहला आंसर आया 2/3, दूसरा आंसर आया 1/15। अब बताओ और किसी का कुछ है या इनमें से है? चलो ठीक है, इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए था। पहले बताओ फर्स्ट इवेंट क्या कहता है, क्या चाहता है हमसे? सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस मस्ट बी 4। क्या क्या बनेगा? 1 3 3 1 2 2। इसको छोड़ के कुछ नहीं बनने वाला, तो यहाँ पे चुपचाप 3/36 लिखो, काटने की जरूरत नहीं है। सेकंड इवेंट क्या चाहता है कि नंबर्स जो होने चाहिए दोनों डाइस के ऊपर वो डिफरेंट होने चाहिए। तो हमने डबलेट पढ़ा हुआ है, डबलेट के कितने केस बनते हैं? 6। तो नॉट डबलेट के कितने बनेंगे? 30।
अब दोनों को मिक्स करके बताओ कि स्टेटमेंट क्या बना, कि सम भी 4 आना चाहिए और दोनों नंबर डिफरेंट भी होने चाहिए। आई थिंक ऐसे दो केसेस हैं। 2/36 तो अब तुम्हारा आंसर आ गया है, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट जो है दैट इज 2/36 वो ऊपर आ जाएगा और पी भी नीचे आएगा। तो फाइनल आंसर इज राइट 1/50। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। A die is thrown 3 times. A die is thrown 3 times. What is the probability that 4 appears on the third toss? 4 appears on the third toss. Given that 6 and 5 appears on first and second toss respectively. Given that 6 and 5 appears on first and second toss respectively. सही से करना है इसको भी। पी ए पी बी देन पी इंटरसेक्शन बी, तभी जाके आगे कैलकुलेशन। थ्री टाइम्स हो गया ना, 3 टाइम्स हो गया तो 6 कैसे आएगा? नीचे तो 216 आएगा। यस बताओ क्या है रफली आंसर पर, क्या क्या आ रहे हैं? ज्यादा मतलब वैसा नहीं है, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत। क्या है तुम्हारा आंसर? 1/36 आंसर 1/36 और बीच में कहाँ रह गया? पी बी 1/6 हो गया। अच्छा ये 3 मिटाना है। यस बताओ अनन्या, कितना बताओ? नहीं करेगा, कर चुका है। अच्छा पहले बताओ, सिर्फ इसका बताओ कि 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस के कितने केस बनेंगे? 36/216। कैसे? पहला 114 124, मैं एक लिख देता हूँ खाली। 114 124 134 144 154 एंड 164। अब यही सारे नंबर्स के साथ अगर हम लोग लगाएंगे, 2 का भी ऐसे ही सीरीज लिख देंगे, 3 का भी लिख देंगे, तो ऐसे मिला के सब 6 6 6 36 केस निकलेंगे। 1/6 36/216 दैट इज 1/6। अब पीबी क्या चाहता है कि 6 and 5 शुड कम ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड टॉस। इसके तो 6 केस बनेंगे, 651 652 653 ऐसे कर करके ये जाएगा 656। तो इसके कितने बन गए तुम्हारे? 6 केस। अब 6 केस मतलब यहाँ पे 6/216। अब दोनों को मिक्स करके पढ़ो क्या बना, कि वो चाहता है कि पहले और दूसरे में 6 और 5 रहे लेकिन तीसरे में 4 रहे। ऐसा सिर्फ एक ही केस है, तो यहाँ पे 1/216। अब कायदे के हिसाब से जब सॉल्व करने जाओगे तो पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो 1/216 अपॉन 6/216 आंसर हो गया 1/6। नेक्स्ट, if a family has 2 children, what is the probability that both of them are girls? What is the probability that both of them are girls, given that youngest is a girl? Given that youngest is a girl.
कितना आया 1/2। ठीक, ये आंसर सही है, क्योंकि इसमें ज्यादा केस हमारे बनेंगे नहीं, 4 केस बनेंगे टोटल, और उसमें से जो तुम्हारा मेन इवेंट है PA वो क्या चाहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो हमारे पास में जो केसेस होते हैं वो कॉइन वाले की तरह ही है बिल्कुल। तो क्या क्या है हमारे पास में, जिसमें बोथ आर गर्ल्स हैं, सिर्फ एक ही केस है 1/4। और PB चाहता है कि यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट इज अ गर्ल यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, BG और GG। तो ये हो गया 2/4। अब अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, तो दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या आएगा, कौन सा केस आएगा जो दोनों में है, हाँ, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 1/4। तो हमें निकालना है PA/B की वैल्यू फॉर्मूला के हिसाब से 1/4/2/4 काट के बन गया 1/2। अब इसी में एक केस और था, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। ये इस क्वेश्चन का सपोज कर लेते हैं बी पार्ट। तो PA तो चेंज नहीं हुआ, PA वही रहेगा, और PB चेंज होगा, क्योंकि वहां पे उसने लिख दिया एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। अब बताओ क्या चेंजेस आया इसमें, 3/4। और PA इंटरसेक्शन भी अभी भी तुम्हारा 1/4 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर विल जस्ट चेंज फ्रॉम 1/2 टू 1/3। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन और लिख लो। इसमें तुमको दे रखा है कि एक इंस्ट्रक्टर के पास में एक क्वेश्चन बैंक है विच कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वन इज ट्रू फॉल्स एंड वन इज MCQ। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिखना। और ट्रू फॉल्स के भी 2 टाइप्स हैं, एक इजी और एक डिफिकल्ट। और यहाँ पे तुम्हारे MCQ के भी 2 टाइप्स हैं, इजी एंड देन डिफिकल्ट। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज डाल दो, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस एंड 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। मतलब 200 यहाँ पे लिखना है, 300 यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से MCQ के अंदर 500 इजी MCQ एंड 400 डिफिकल्ट MCQ। ये पूरा चैट ऐसे बना लो। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो मैं पूछूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट it will be an easy question given that it is a MCQ. What is the probability that it will be an easy question given that it is a MCQ? अब ये कर लेना जरूर। POB क्या होता है? जो गिवन दैट के बाद होता है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ MCQ। तो इजी क्वेश्चन है तुम्हारा PA और PB है MCQ का होना। बाद में उसको मिक्स करके इजी MCQ होगा। 5/9। क्योंकि जब वो इजी क्वेश्चन बोल रहा है तो इजी क्वेश्चन तो ये नहीं बता रहा ना, तो पूरे को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 800/1400। और अगर वो MCQ बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा तो MCQ ये पूरे हो जाएंगे 900/1400। और फिर दोनों को मिक्स किया तो इजी MCQ वो आएंगे तुम्हारे सिर्फ 500। और हमें क्या निकालना है, इसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये ऊपर आ गया 500/1400 और नीचे आ जाएगा 900/1400। तो आंसर हो गया तुम्हारा 5/9। ठीक है। बाकी NCERT है तुम्हारे पास, प्रीवियस ईयर घुमा लेना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इसके ऊपर में। वही है कि तुमको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक तो आइडेंटिफाई कर लोगे, जब ये ऐसे लिखा हुआ होगा तो समझ जाओगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। दूसरा कैसे समझोगे, जब उसने ये वर्ड लिखा हुआ कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट ये हो रहा है, जहां गिवन दैट देखे समझ जाना कि वो इसका क्वेश्चन है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आ रहा है ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, लास्ट 2 बार से काफी ज्यादा पूछे गए हैं, वो है तुम्हारा क्या बताओ, हाँ बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौलीज
उसके ऊपर में लास्ट 2 पेपर्स में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। बर्नौलीज ट्रायल का पूरा नाम होता है बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि क्वेश्चन में कोई एक काम होगा जिसको करने के लिए ट्रायल्स किए जा रहे होंगे, जैसे टारगेट हिट करना है, एग्जाम पास करना है, या ऐसे टाइप के लैंग्वेज के साथ में जहाँ पे तुमको दिखेगा कि एक ही काम को करने के लिए मल्टीपल ट्रायल्स किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में एक एन यूज होगा जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। जैसे सपोज कर लो एक शूटर ने एक टारगेट को शूट करना है, उसने 8 ट्राई किए, अब उसमें से वो शूट कितनी बार कर पाया, 5 बार, तो जो नहीं कर पाया वो होगा 3। तो यहाँ पे जो स्मॉल p मैंने लिखा है दैट इज नंबर ऑफ सक्सेस। यहाँ पे वैसे नंबर ऑफ सक्सेस को p और q नहीं बोलते, नंबर ऑफ सक्सेस यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं r से। तो मैं यहाँ पे r को लिख लेता हूं नंबर ऑफ सक्सेस। तो अगर तुमने ट्राई किया है n बार और उसमें से r तुम्हारे नंबर ऑफ सक्सेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि n माइनस r जो होगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ फेलियर्स। और टारगेट हिट होगा या नहीं ये डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर, एक कि तुम कितने अच्छे शूटर हो, दूसरा वो टारगेट तुमसे कितनी डिस्टेंस में रखा गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला में एक स्मॉल p और स्मॉल q आता है। स्मॉल p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस। इस लैंग्वेज में जब क्वेश्चन तुमको दिखेंगे समझ जाना वो इस फॉर्मूले का ही है, और q हो जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेलियर। दैट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में p पता है तो q वी कैन कैलकुलेट बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था सक्सेस एंड फेलियर आर कॉम्प्लीमेंट। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर। ये क्वेश्चन एक बार आया था तुम्हारा, तो बच्चों को लगा कि पैरामीटर्स तो 5 दिख रहे हैं, 5 मार दिया, किसी ने 4 मार दिया। इसका करेक्ट आंसर है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि ही इज टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर होते हैं, एक n और एक p। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस। अच्छा, अब इसमें निकालोगे क्या, तो p ऑफ r निकालना होता है, फॉर्मूला होता है NCR, p की पावर में r, q की पावर में n माइनस। अब इसमें क्या होगा, देखो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन एक बोला कि एक शूटर है जिसको एक टारगेट को शूट करने के लिए 8 अटेम्प्ट्स किए, उसने 8 अटेम्प्ट्स किए और उसने शूट किया लेकिन सिर्फ 6 बार, और टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3। तो ये तुम अपने आप निकाल सकते हो 2/3। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट 6 टाइम्स, एग्जैक्टली 6 टाइम्स। तो तुम्हारा r क्या हो गया यहाँ पे 6। तो सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, p6 की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला में बाकी सारी चीजें हैं, 8c6 1/3 के पावर में 6 2/3 के पावर में, इसको सॉल्व करना। अगर वो एग्जैक्टली 6 के जगह वर्ड यूज कर दे एटलीस्ट 6, तो एटलीस्ट 6 में क्या क्या आएगा बताओ, 8 6 7 एंड 8, क्योंकि 8 से ज्यादा तो ट्रायल किया ही नहीं है उसने। तो ये वैल्यू के साथ में और क्या ऐड हो जाएगा, एक 8c7 1/3 के पावर में 7 2/3 के पावर में 1, और यहाँ से 8c8 1/3 के पावर में 8 और 2/3 के पावर में 0। मतलब ये इस वैल्यू के साथ में ऐड हो जाएगा। अगर उसने एटलीस्ट 6 के जगह कर दिया एटमोस्ट 6, तो ऐसा मत करना कि 6 और 6 से नीचे सारे ऐड कर रहे हो, नहीं, उस केस में तुमको 7 और 8 निकाल लेना। अगर मैं 7 और 8 की निकाल लूं वैल्यू, उनको ऐड करके 1 से माइनस कर दूं, तो इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ एटमोस्ट 6। 7 और 8 तुमने यहाँ अगर निकाला हुआ होगा पहले से, तो यू हैव टू जस्ट ऐड देम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1। एटमोस्ट के केस में हमेशा यही करना है। तो तुम्हारे लिए मेन क्या है, पहले तो ये फॉर्मूला, क्योंकि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक वो जिसमें तुमको ये सारी चीजें क्वेश्चन को पढ़ के खुद डिसाइड करनी है, दूसरा एक सिंपल वाला होता है, बट उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले टाइप 1 को ही करो। टाइप 1 में मैंने क्या बोला, तुमको क्वेश्चन पढ़ना है, वहां से अपने आप डिसाइड करना है व्हाट इज n, व्हाट इज r, n माइनस r, p q। मैं पहले वो क्वेश्चन से तुम लोगों को दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन है, यस सो इसमें वो कोने वाला नहीं दिख रहा। अच्छा, झेल गया था क्या बीच में, पता नहीं सर। कर सीधा करेंगे, थोड़ा सा घुमा, वो अपने आप हो जाएगा। जो आया था पैर से लग गया था किसी का, है ठीक है।
पक्का कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या वैसा कुछ नहीं, कोई सुन रहा तो सुनने दे, हम अपने बच्चे हैं, क्या होगा उसमें। ठीक है, अब दिख रहा है पूरा, मैं दिख रहा हूँ। चल अब इसके ऊपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन लिखो। इफ ए डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, if a die is thrown 4 times, what is the probability that there are exactly 2 sixes? What is the probability that there are exactly 2 sixes? अभी ये क्वेश्चन मत करो, मैं तुमसे पूछता हूँ, इस क्वेश्चन में बताओ n क्या है, p क्या है, q क्या है, r क्या है। अगर ये आइडेंटिफाई करना सीखो, कैलकुलेशन हो जाएगा अपने आप। n है। अच्छा, अब इसमें सक्सेस किसको मीन कर रहा है वो? 6 का आना कितना होता है? 1/36। 1/6 सिर्फ इतना बोलो कि एक डाई के ऊपर में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है और नहीं आने की 5/6 होती है। उसको कितनी बार 6 चाहिए? एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो वो तुम्हारा r है। तो फिर फॉर्मूला क्या बना? पी आर का P2 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? NCR, P के पावर में R, Q के पावर में N माइनस R। तो चूंकि उसने तुमको एग्जैक्टली 2 बोल दिया था तो R की जगह 2 लिख दिया और ये बन जाएगा 4C2 1/6 के पावर में 2 और 5/6 के पावर में भी 2। 4C2 की वैल्यू हमने कई बार निकाला हुआ है, 6 होता है। सारा मत काटना, यहाँ 6 की पावर 4 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 की पावर 4 को काटेगा तो 6 का क्यूब बच जाएगा। आंसर क्या हो गया? 25/216। आया कुछ समझ में ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। Eight coins are tossed simultaneously. 8 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least 6 heads. Find the probability of getting at least 6 heads. अब ये तुम लोग को ट्राई करो। टू की पावर 8 की वैल्यू निकाल लो क्योंकि उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में। 2 की पावर 8 निकाल लो, 256 होता है। ठीक है, उसको याद रखो, छोटी मोटी वैल्यूज याद रखो ना। इसका आंसर आया है अभी फिलहाल 37/256। मेरे हिसाब से सही आंसर, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया, बाकी ऑप्शंस तो अलग ही हैं। तो जो भी कर रहे हैं एक बार बस समझ लेना कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें। जैसे n तुमको मालूम है कितना है इस क्वेश्चन में? n 8। p और q दोनों ही हाफ हाफ हो गए। एटलीस्ट 6 साइड्स मतलब पहला केस बनेगा 8C6 1/2 के पावर में 6 1/2 के पावर में 2। तो इसका मतलब है 1/2 की पावर में 8 आना ही आना है। फिर अगले वाले में भी 8C7, तुम बोलोगे हाफ की पावर में 7 हाफ की पावर में 1, तो वो भी तुमको हाफ 8 देगा। और फिर सबसे लास्ट में भी 8C8 हाफ के पावर में 8 हाफ के पावर में 0, तो ये भी हाफ की पावर 8 होगी। तो हाफ की पावर 8 पहले ही कॉमन ले लो और अगर याद है वैल्यू तो लिख लो 256। तो अंदर ऐड होने के लिए खाली बच गए 8C6 8C7 8C8। और ये भी मैंने तुम लोगों को इसमें से कुछ वैल्यूज रटवा दी हैं। बताओ 8C7 किसके इक्वल होता है? 8C1 तो 8 की वैल्यू बराबर हो गया। और 8C8 मतलब NCN हमेशा 1। बचा खाली 8C6 की वैल्यू 8C2 की इक्वल होती है। 8 into 7 2 into 1 कर लो, तो ये कट के हो गया 28। अब ऐड करेंगे 37/256, इसका आंसर हो। एक और लिखो, there is 25% chance
there is 25% chance that it rains on any particular day, that it rains on any particular day, what is the probability that there is at least one rainy day, there is at least one rainy day in a week, बस इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, इसको कहाँ तक सॉल्व करना है ये ऑप्शन डिसाइड करेगा, वो मैं लिख रहा हूँ। ये मतलब 1 - 1/4 होल टू द पावर 5। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करना भी नहीं है हम लोगों को, क्योंकि अगर बात करें तो तुम्हारा n कितना है 7। रेनी डे बारिश होने की संभावना कितनी है, नहीं होने की 3/4। आर क्या चाहता है, एटलीस्ट 1 रेनी डे। अब एटलीस्ट 1 रेनी डे 7 दिन के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 सारे निकालने पड़ेंगे, तो ऐसा कर लेते हैं कि बारिश कराते ही नहीं और उसको माइनस कर लेते हैं 1 से। तो फॉर्मूला बन गया 1 - 7C0 1/4 के पावर में 0 3/4 के पावर में 7। तो ये दोनों वैल्यू तो 1 1 हो गए। डी है, गलत हो गया, डी है, डी है दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, NCR P के पावर में R Q के पावर में n - R। हमें बारिश करवानी है ना, करवानी है तो फिर उल्टा हो जाएगा बिल्कुल आंसर। एक और लिखो, A medicine is known to be 75% effective. A medicine is known to be 75% effective to cure a patient. If the medicine is given to 5 patients, then what is the probability that at least one patient is cured by this medicine? At least one patient is cured by this medicine. ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग लाना। सी हाँ? सी n कितना है, कितने पेशेंट को हमने दिया है 5। पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 नहीं होगा, 1/4 और करवाना कितने को है 0 1 - 0 1 - 0। एटलीस्ट 1 पेशेंट इज क्योर्ड, मतलब ऐसा करते हैं कोई भी पेशेंट क्योर नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 5C0 3/4 के पावर में 0 1/4 के पावर में 5। ये दोनों वैल्यूज 1 1 हो गए। 1 - 1/4 की पावर 5 होता है 1024। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स हैं, ये कर लो। क्वेश्चन है the probability of workers suffering from a disease in a factory is 33 1/3%.
33 1/3%, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 33 1/3%। अब क्वेश्चन के 3 पार्ट से नीचे, एग्जैक्टली 3 out of 6 workers are suffering from the disease. Second part, no one out of 6 workers is suffering from the disease. और तीसरा पार्ट, at least 1 out of 6 workers is suffering from the disease. ये सारे ऑप्शंस जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स, तीनों के ऑप्शंस लिख देता हूँ। थ्री की पावर 5 की वैल्यू निकाल लो ना, क्योंकि सारे ऑप्शंस में इस तरह से आंसर्स दिए हुए हैं। 3 की पावर 5 तो बड़ी वैल्यू आएगी नहीं, ऑप्शन में से चेक कर लो। डी है दोनों का सेम है, ठीक है। चलो अब पहले बताओ इसमें n कितना था? 6। p और q को क्या डिसाइड किया तुम लोगों ने? 33 1/3 मतलब 1/3, तो 1/3 लिख लो सीधा, क्योंकि 33 1/3 को जब तुम तोड़ के लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 100/3। परसेंटेज जब लगाते हैं तो वो परसेंट आउट ऑफ 100 होता है, तो नीचे 100 आएगा, तो ये काट के कितना बना? 1/3। तो q कितना हो गया? 2/3। अब फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में कितने पेशेंट को क्या करना है? 3 को डिसीज 3, मतलब r की वैल्यू हो गई 3। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 6c3 1/3 के पावर में 3 और 2/3 के पावर में भी 3। 6 5 4 3 2 1 कितना हो गया? ये 20 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 और 3 के पावर में 6 करोगे तो 729। अब 160/729 पहले पार्ट में आ गया आंसर। सेकंड वाले में क्या करना है? नो वन मतलब r की वैल्यू हो गई 0। तो सबसे इजी है, तो 6c0 1/3 के पावर में 0 2/3 के पावर में 6, तो ये दोनों वैल्यू 1 1 हो गए। 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 6 729 आ गया। ये भी लास्ट वाले में बोला है उसने एटलीस्ट 1 माइनस p0 ही कर लेते हैं, तो 1 माइनस 6c0 1/3 के पावर में 0 और 2/3 के पावर में 6, ये दोनों गए। 2/3 के पावर में 6 मतलब 64/729 माइनस करेंगे, कौन सा आंसर आ रहा है? 665/729 आ गया समझ में? अच्छा, ये हुआ तुम्हारा टाइप 1 क्वेश्चन, इसके अंदर हमने 6-7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसी के अंदर टाइप 2 क्वेश्चन बनता है, मतलब फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ डेटा वेटा नहीं मिलेगा, वो सीधा 2 चीजें देगा तुम्हें। अब वो 2 चीजें क्या होंगी? या तो वो तुमको मीन और वेरिएंस का कॉम्बो देगा या फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉम्बो देगा। दैट इज द सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला अलग होता है, जो हमने पहले पढ़ा था उसका याद दिलाओ जरा।
वेरिएंस क्या निकालते थे उसमें, कैसे निकालते थे स्टैटिस्टिक्स में? समेशन ऑफ xi xi का Square. स्क्वायर बाय में n माइनस x बार का मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मीन निकालने का फॉर्मूला होगा np और वेरिएंस निकालने का np, वेयर n p q आर दोस टर्म्स जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। या फिर तुमको मिलेगा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होता है। अब क्वेश्चन के लास्ट में वही सेम चीजें, या तो वो तुमको पूछेगा एट लीस्ट या फिर एट मोस्ट या फिर एग्जैक्टली, या कई बार एक ऐसा सिंबल भी वो यूज करता है, जैसे लिख दिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। अब इसको क्या पढ़ने वाले हो? एट लीस्ट 8 या 8 से ज्यादा। तुम्हें n पता चल चुका होगा, तुम्हें ये मालूम चल जाता। या फिर लिखेगा x ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 तुम्हें समझ में आ रहा है, 5 से बड़ा, वहां पे 5 को इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, इसके स्टार्टिंग स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कुछ इस तरह से कि NPQ मिल जाए, क्योंकि R वो लास्ट में तुमको बता देगा। तो स्टार्टिंग में जब भी ये दोनों मिले तो स्टेप 1 इज डिवाइड देम। डिवाइड करोगे तो बताओ इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी डिवाइड करने पे? Q की। और Q जैसे ही मिलेगा उसकी मदद से हम लोग P तक पहुंच जाएंगे, और जैसे ही P मिला उसको ये NP की इक्वेशन में डालेंगे जो कि इक्वेटेड होगा किसी वैल्यू के साथ, तो फिर फाइनली तुमको NP मिल गया। तो मेन तुमको NPQ जब मिल जाएगा तो R तो क्वेश्चन में बताया ही होगा कि कितना निकालना है तुमको, तो वो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर में, साथ क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं। लिखो, क्वेश्चन है इन 8 थ्रोज ऑफ अ डाई, इन 8 थ्रोज ऑफ अ डाई 5 और 6 is success. Getting 5 और 6 is success. Question है find the mean and standard deviation. Find the mean and standard deviation respectively. तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें दो आंसर्स होंगे, पहला वाला मीन के लिए, दूसरा वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तुम लोग करके बताओ। आठ बाई 3 और 4 बाई। दैट मींस बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम लोग को n कितना दिया है, p कितना दिया है और q कितना दिया है। n कितने था हमारे? 8। गेटिंग अ 5 और 6 इज सक्सेस, तो 2/6 नहीं आने की 4/6। तो जब हम लोग मीन निकाल रहे हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है सिंपली NP, 8 into 2/6 कर लेंगे, तो ये काटो, इसको किससे काटोगे? 2 से 1/8, 8/3 पहला आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय क्या करते हैं? अंडर रूट का NPQ, तो 8 into 2/6 into 4/6, तो ये काट लिया 1/3 हो गया, ये भी काट लिया 2/3 हो गया, 8 to the 16, 16 का अंडर रूट 4, 2 बार 3 है तो 4/3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें मीन दे रखा है 2/3, मीन इज 2/3 एंड वेरिएंस इज 5/9। मीन 2/3 है, वेरिएंस 5/9 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ऐसे दिया हुआ है, फाइंड Px इज इक्वल्स टू 2, x मतलब r की बात कर रहा हूं। बदले में तुमको मीन दे रखा है 2/3 और वेरिएंस दे रखा है 5/9। ऑप्शंस, बाई 36 कौन सा आ रहा है? 25/36। हाँ, सिंपल है। मीन की वैल्यू मतलब NP की वैल्यू दे रखी है हमें 2/3 और NPQ दे रखा है 5/9। तो सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं,
1/q की वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 9/5, मतलब ये टोटल हो गया 6/5, तो q हो गया तुम्हारा 5/6। अब q एक बार आ गया तो 1 से माइनस करके p निकल आया, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, x इक्वल्स टू 2, n निकालना। n निकालने के लिए इसको वापस डाल दो यहाँ पे, तो n इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 2/3, इसको काटेगा, n की वैल्यू आ गई 4, तो n आ गया, q आ गया, p आ गया, हमें चाहिए x। 2 निकालना। हाँ, तो फिर 4c2 1/6 के पावर में 2, 5/6 के पावर में भी 2, 4c2 की वैल्यू 6 होती है, 25 हो गया यहाँ पे, 6 की पावर 4, एक काटा, एक एक्सप्रेशन है थोड़ी देर पहले कहीं गया था, 25 और 1 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक ये वाला करो। इन एन एग्जाम the probability of a student solving a question is 1/2, solving a question is 1/2 out of 5 given questions, find the probability that the student will solve at least 2 questions. Student will solve at least 2 questions. थर्टीन बाई 16 मतलब डी ऑप्शन। यस। अब देखो ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग काफी कर चुके हैं। एन पी क्यू कितने कितने दे रखे हैं, 5 एन 5, सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी अगर हाफ है तो नहीं सॉल्व होने की भी हाफ होगी। आर हम लोग को दे रखा है एटलीस्ट 2, और एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा, उतने तो निकाल नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं 0 और 1 निकाल लेते हैं, 0 क्वेश्चन सॉल्व हो 1 क्वेश्चन सॉल्व हो, इसको 1 से माइनस कर देते हैं। 5c0 हाफ के पावर में 0, हाफ के पावर में 5, और फिर 5c1 हाफ के पावर में 1, हाफ के पावर में 4 आ जाएगा आंसर। इसके बाद यस इन दोनों की वैल्यू तो 1 1 हो गई, यहाँ पे बचेगा 1/32, 5c1 5 होता है, 5/32, 5/32 और ये ऐड करेंगे 6/32, काट देंगे यहाँ पे, या फिर 26/32 करके काटोगे तब भी तुम्हारा आंसर 13/16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coin is biased such that head comes thrice as likely as tails, such that head comes thrice as likely as tails, मैंने हेड आने की संभावना 3 है, 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू टेल्स। इन 4 independent tosses of the coin, in 4 independent tosses of the coin, what is the probability of getting exactly 3 heads? What is the probability of getting exactly 3 heads? Twenty 27/64 बी ऑप्शन में है। बाकी लोग
आ गया, सबका आ गया। पहले इस लाइन को क्रैक करते हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी का 3 टाइम्स, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब क्या करोगे इस क्वेश्चन को बताओ, क्योंकि तुम्हें ये तो पता है कि ये दोनों मिला के किसके इक्वल होंगे 1 के। अब इसको x मान लो तो ये 3x हो गया, तो ये 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, मतलब x की वैल्यू आ गई 1/4, मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। मतलब ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा Q है। हमने कॉइन को फेंका कितनी बार है, 4 बार, और हमें कितनी बार चाहिए, सक्सेस क्या है 3 हेड आने के, तो R3 हो गया। अब फॉर्मूला में डाल देते हैं 4C3, हेड आना हमारा सक्सेस है ना, 3/4 के पावर में 3 और 1/4 पावर में, ये वैल्यू 4 के इक्वल 27, ये 4 की पावर में 4, एक 4 काटेगा, 27/4 का क्यूब करेंगे 64 इज योर आंसर, 27/64। एक और लिख लो, a coin with probability of getting head equal to 1/4, a coin with probability of getting head equals to 1/4 is tossed 5 times. What is the probability of getting tail in all the first 4 tosses? What is the probability of getting tail in all the first 4 tosses followed by head? ये क्वेश्चन इसका है ही नहीं, और उसको लगा रहे हो NP2, ये तो डायरेक्ट कर लो ना। देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, होता तो है नहीं, होता तो 1/2 है, लेकिन उसने बोल दिया है 1/4। हाँ, और टेल आने की फिर कितनी हो जाएगी, तुमने फेंका कितनी बार है, 5 बार, और उसने पहले ही बोल दिया कि चारों बार फर्स्ट 4 बार क्या आ गए हैं, टेल आ गए, तो फर्स्ट 4 बार टेल आ गए हैं, तो 3/4 3/4 3/4 3/4 इमीडिएटली फॉलोड बाई हेड, तो 5th बार में 1/4। अब सॉल्व कर लो इसको, कितना है 81/102, तो आंसर दिया हुआ ऑप्शन। आया, समझ में आ गया। तुम्हारे बुकलेट को एक बार निकालो, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एज अ होमवर्क जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन अभी एक तो फिलहाल मैं भी करवाऊंगा और बाकी ये जरूर कर लो, थोड़ा सा डिफरेंट है वो क्वेश्चन। पेज नंबर 32 में चले जाओ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट हुआ था कोई पेपर में, लेटेस्ट पेपर में रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन को मैं एक बार करवा देता हूँ। ये क्वेश्चंस घर में एक बार जरूर कर लेना, मैं भी टिक मार देता हूँ पहले, इसमें से क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से। लिखो 7, ये सब वैसे वाले हैं जो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। 7 हो गया, उसके बाद 18, 7 18 30, 35 36 40 42 एंड 43, ये क्वेश्चंस वैसे वाले हैं जो हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन है 39 नंबर, वो तुम लोग मेरे साथ ही करो। अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार, लो विजय पढ़ो एक बार क्वेश्चन में क्या पढ़ा बोला हुआ। If in 6 ट्रायल्स मतलब पहले ही लाइन में तुमको n की वैल्यू मिल गई 6। x is a binomial variate हाँ which follows the relation हाँ। 9p x is equal to 4 ठीक है, is equal to p x is equal to 2. बस। और निकालना क्या है What हमें, is the probability of success? अतः स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी डिकोडिंग कर लो अपने लैंग्वेज में। x यहाँ पे वो मीन कर रहा है सक्सेस को,
तो वो क्या कहना चाह रहा है, 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। बाकी पी और क्यू हमें नहीं पता है, हो सकता है तुमसे पी पूछ दे या क्यू पूछ दे, वेयर पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो फॉर्मूला में डालेंगे एनसीआर पी की पावर आर, क्यू की पावर में एन माइनस आर, इसमें पी और क्यू हमें दोनों ही नहीं पता है और क्वेश्चन पी की वैल्यू चाहता है। तो 9 एन के जगह 6 सी 4 पी के पावर में 4 और क्यू के पावर में 2, और यहाँ पे हो जाएगा 6 सी 2 पी के पावर में 2 क्यू के पावर में 4। अब चूंकि उसको क्यू तो चाहिए नहीं, उसको खाली पी चाहिए, तो इस क्यू के जगह क्या मैं 1 माइनस पी लिख सकता हूँ और इस क्यू के जगह भी 1 माइनस पी लिख दूँ, सो दैट क्वेश्चन में जिसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही दिखे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, वो है 64 और 62 की वैल्यू, ये कट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में क्या बच गया, 9p4 और यहाँ पे सिर्फ p²। अब यहाँ से p सॉल्व करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले p² को इसके साथ काटो, तो यहाँ पे एक बच जाएगा 9p², और ये 1 माइनस p का होल स्क्वायर इस 1 माइनस p के होल पावर को काटेगा 4 को, तो यहाँ पे भी स्क्वायर बचेगा। अब 9 को वहीं छोड़ दो और यहाँ पे लिख लो 1 माइनस p अपॉन p पूरे का होल स्क्वायर, और अब रूट ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू तो होता नहीं है, तो इट विल बी गिविंग ओनली 3। अब p को सॉल्व करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो फाइनल आंसर फॉर p इज 1/4, और अगर फेलियर पूछता तो वो जाता 3/4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, बस इतना ही करना था आज का। तो कल तुम लोग का जो रहेगा वो पेपर रहेगा 40 + 20 और जोड़ लेना, 60 20 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के होंगे, एक्सेप्ट बेस थ्योरम। बेस थ्योरम मैंने करवाना है, वो 15-20 मिनट का है, वो अगली क्लास में खत्म होगा। और बाकी मिक्स्ड में क्या क्या है तुम्हारा, ट्रिगो जो भी है हमने जो किया हुआ है वो सारे ही होंगे, ठीक है। आई मैं इंटीग्रेशन अभी नहीं करवा रहा, उसमें एओडी का क्वेश्चन होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन अभी नहीं किया, हमने किया ही नहीं। चलो अभी पेपर दोगे, दैट इज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको बंद कर दे।